Namaste Jevins, myself Dr. Kritika Saini, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा क्रियाशाली डिपार्टमेंट से ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। आज हम पढ़ेंगे आहार पाक का पार्ट 2 जो हमारा कंटिन्यू है लेक्चर पार्ट फर्स्ट से। वहाँ पे हमने पढ़ा था अवस्था पाक की 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, मधुर, अम्ल, कटु अवस्था। तो मधुर अवस्था हमने पढ़ ली थी, अम्ल अवस्था हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कटु अवस्था पाक। तो कटु अवस्था पाक में क्या होता है? पक्वाश्य तो प्राप्त से पहले तो इसका स्थान हमने कहाँ पढ़ा था? पक्वाश्य में, ठीक है। और इसके अंदर होती है वात की वृद्धि, ठीक है। पक्वाश्य तो प्राप्त से शोष्यमाण से बहिनी, यानी जब पक्वाश्य में भोजन आ गया, मधुर अवस्था हुई, अम्ल अवस्था हुई, यानी अधोमाश्य तक आ गया, अब वो पहुंच गया है पक्वाश्य तक, ठीक है। तो जब पक्वाश्य तक वो प्राप्त हो गया है, पक्वाश्य को जब अन्न प्राप्त हो गया है मधुर और अम्ल अवस्था पाक के बाद, तो अब वहाँ पे क्या है? बहनी, बहनी यानी अग्नि। वो अग्नि क्या करती है? शोष्यमाण, मतलब जो भी भोजन है उसका अवशोषण कर लेती है, उसको सुखा देती है, ठीक है। तो उसका अवशोषण करके, ठीक है, अवशोषण करके उसे परिपिंडित कर देती है, यानी कि एक पिंड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बना देती है, गोलक फॉर्म में बना देती है। यहाँ से उसमें अवशोषण के, जैसे कोई भी चीज़ है जिसके अंदर की मॉइस्चर है और अगर हम उसमें से मॉइस्चर निकाल लें तो वो एकदम ऐसे बंद मुट्ठी जैसा हो जाता है, तो पिंड जैसा फॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं परपिंडित पक्वस्य। अब इससे क्या हुआ? वो जो पक्व था उसमें वायु की वृद्धि कर दी, जो भी बात वहाँ पे थी उसकी वृद्धि कर दी, और वही होती है कटु अवस्था पर। तो लास्ट में जब इंटेस्टाइन के अंदर सारा की सारा जो एब्जॉर्प्शन था, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, सबका एब्जॉर्प्शन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, तो उसके बाद जो रह जाता है वेस्ट मटेरियल जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, वही है कटु अवस्था, यानी कि शोष्यमाण, अवशोषण होकर जो पिंड फॉर्म में रह गया है वही है पक्वाश्य में कटु अवस्था पाक के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब तीनों अवस्थाएं होने के बाद मधुर अवस्था हो गई, अम्ल अवस्था हो गई, कटु अवस्था पाक हो गई। ये तीनों अवस्था पाक होने के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं विपाक के ऊपर। तीनों अवस्थाएं हो गई, नेक्स्ट इसका क्या पार्ट है? अब है विपाक। जैसे कि एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिर पहले डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस तरह से हम डाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एब्जॉर्प्शन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कटु अवस्था पाक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विपाक, जो कि आज का मेरा टॉपिक है विपाक। विपाक को ही हम कहें, इसके पर्याय होते हैं निष्ठा पाक और कर्मनिष्ठा, ठीक है। तो उस विपाक को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कोई निष्ठा पाक भी बोलता है, विपाक कर्मनिष्ठा भी बोलता है। प्रपाक जो था अवस्था पाक का पर्याय है। ये पर्याय बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना होता है कि प्रपाक जो है वो अवस्था पाक का पर्याय है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विपाक होता क्या है। तो जितनी भी अवस्था पाक थी, पहले इसको समझिए कि अवस्था पाक थी अलग अलग अवस्थाओं में, लेकिन इन अवस्थाओं के बाद लास्ट में जो रस का अंतिम जो परिणाम होगा उसे बोलते हैं विपाक। तो यही डेफिनेशन कहती है, जठरेण अग्निना युगात युद्धते रसांतरम, यानी रस के अंतर होने के बाद अलग अलग रस बने, अवस्थाएं बनी, डिफरेंट अवस्थाएं, उसके बाद रसानाम परिणाम अंतिम, उसके बाद जो लास्ट में परिणाम बना, अंत में जो रस का परिणाम हुआ है उसे कहते हैं विपाक। स्वविपाक इति स्मृत, ठीक है। तो जैसे तीनों अवस्थाएं हो गई, उसके बाद मधुर अम्ल कटु अवस्था के बाद जो लास्ट में रस बना है वो क्या क्या हो सकता है, ये कौन सा बनेगा, उसको बोलते हैं विपाक, ठीक है। अब इसके अंदर ये प्राय इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे कि भेद में हम बताएंगे आगे कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो हुआ एक कटु, तिक्त और कषाय नाम, यानी विपाक के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद माने हैं। तो चरक और अष्टांग ने इसके 3 भेद माने हैं, लेकिन शुष्क इसके सिर्फ 2 भेद बोलते हैं। तो आचार्य शुष्क के अनुसार इसके 2 भेद होते हैं और चरक और अष्टांग के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो प्रथम होता है मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 इन्होंने विपाक माने हैं, आचार्य चरक ने और आचार्य अष्टांग ने। लेकिन आचार्य शुष्क ने इसके 2 माने हैं, गुरु और लघु, जो कि भिन्न है इनसे, ठीक है। तो पहले हम आचार्य चरक के अनुसार पढ़ते हैं। कटु तिक्त कषायणाम विपाक के प्रायश्य कटु, यानी कि जो कटु विपाक है वो किस किस रस के कारण है? कटु रस के कारण,
कषाय बन रहा है तो उसका विपाक होगा कटु, इन तीनों रसों का। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लो अम्ल पच्यते, यानी जो अम्ल रस है उसका विपाक अम्ल ही होता है। ठीक है, स्वादु मधुर लवण स तथा, स्वादु का यानी कि मधुर, स्वादु रस कहा जाता है, मधुर रस का पर्याय है ये, तो मधुर रस का जो विपाक होगा वो मधुर होगा और लवण का भी मधुर ही होगा, यानी मधुर और लवण का मधुर, अम्ल का अम्ल, कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रायश्य। प्रायश्य का अर्थ है कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो कुलथ, कुलथ की एक दाल होती है, एक प्रकार की दाल होती है कुलथ, जिसका कि रस तो कषाय होता है किंतु इसका विपाक अम्ल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग तो कषाय का कटु होना चाहिए, लेकिन वो ना होके इसका अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक्सेप्शन है, इसमें शुंठी एक एक्सेप्शन है, पिपली एक एक्सेप्शन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि कटु तिक्त कषाय का कटु होता है विपाक, अम्ल का अम्ल होता है और मधुर और लवण का मधुर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य शुश्रुत के अनुसार। आचार्य चरक और वाग्भट ने 3 माने थे और शुश्रुत ने 2 माने थे। तो द्विविध एक पाको मधुर कटु च, यानी आचार्य शुश्रुत ने क्या बोला है कि मधुर और कटु सिर्फ 2 ही विपाक होते हैं। ठीक है, और इनका उन्होंने डिफरेंस किया है गुरु और लघु के आधार पे, यानी कि जो मधुर रस है, ठीक है, वो तो होता है गुरु, और जो कटु रस होता है वो होता है लघु विपाक। तो गुरु और लघु विपाक मधुर और कटु रस के अनुसार होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने से द्विविध ही विपाक माने हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया भेद, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके भेद हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि विपाक के कर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो शुक्र बद विमूत्रो विपाको वातलय कटु, यानी सबसे पहले हम कौन से विपाक के बारे में पढ़ रहे हैं, कटु विपाक के बारे में। ठीक है, तो कटु विपाक में क्या कहा गया है कि वो शुक्र होता है, शुक्र है बद विमूत्र, यानी शुक्र का तो नाश करेगा, जो शुक्र धातु है उसका नाश करता है। कटु रस जो होता है या कटु विपाक जो होता है वो शुक्र रस का नाश करता है, और विण मूत्र को बद करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन करता है एक तरीके से हमारा, कि विण और मूत्र को आसानी से निकलने नहीं देता, उसे बांध के रखता है। ठीक है, तो उसको ड्राइनेस करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बात बढ़ रही है। और हमने कटु के बारे में क्या पढ़ा था कि कटु अवस्था काल में पिंडित फॉर्म में हो जाता है, शोष्यमान होता है, तो इसी कारण से यहाँ पे बद विण मूत्र आता है। और ये शुक्र का, क्योंकि कटु रस जो होता है वो शुक्र का नाश कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो बद विण मूत्र शुक्र है विपाक को वातक। अब जब इतना सब कुछ करेगा तो कटु क्या करेगा, वात की वृद्धि कर देता है, क्योंकि वहाँ से शोष्यमान होना है या फिर वहाँ पे शुक्र का नाश करना है, और किस कारण से, वात दोष के कारण, यानी कटु रस जो होता है वो वात की वृद्धि करता है, या कटु विपाक की बात करें तो वो वात की वृद्धि करता है। नेक्स्ट है मधुर श्रेष्ठ विण मूत्रो विपाक कफ शुक्र, यानी जो मधुर रस होता है वो क्या करता है, श्रेष्ठ विण मूत्र करता है, विण मूत्र को बहाने वाला होता है, यानी कि एक तरीके से डायरिया सा करता है। ये मान सकते हैं कि विण और मूत्र को, यानी कि मन और मूत्र को बहाने वाला होता है मधुर रस, और इसका जो विपाक होगा वो कफ को बढ़ाएगा, यानी कि कफ को बढ़ाने वाला होता है और शुक्र को भी बढ़ाने वाला होता है मधुर रस का विपाक। पित्त करता है श्रेष्ठ विण मूत्रो पाको अम्ल शुक्र नाश, यानी कि जो अम्ल विपाक है, अम्ल विपाक क्या करेगा, पित्त को तो बढ़ाएगा और विण मूत्र को बहाएगा, यानी ये भी एक तरीके से डायरिया कॉज करता है, और शुक्र का नाश करेगा, यानी शुक्र धातु को तो कम करेगा और विण मूत्र को बहाएगा। ठीक है, और पित्त को इंक्रीज करेगा, जैसे कि बाकी थे वो वात का कफ वाला, उसकी कफ की वृद्धि कर रहा था, कटु वाला वात की वृद्धि कर रहा था, और पित्त वाला अम्ल वाला पित्त की वृद्धि कर रहा था। तो इस तरह से विपाक के 3 भेदों के और 3 भिन्न भिन्न कर्म बताए गए हैं। इसी प्रकार आचार्य शुश्रुत ने जो बताए थे कटु के और मधुर के, उनके भी जो है कर्म वो इसी प्रकार है आचार्य चरक के अनुसार। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हमने विपाक भी कंप्लीट कर लिया।